तो आप जानते हो कि दैट क्लास जो आज की है वो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए है। इससे पहले हम पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं, सो बहुत कनेक्शन है पॉलिटी का JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, बट वो कनेक्शन विल नॉट अफेक्ट द न्यू स्टूडेंट्स हियर बिकॉज जो भी आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस होंगे तो आई विल गिव द बैकग्राउंड, फिर से वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे जो भी हमने पॉलिटी में आर्टिकल्स डिस्कस किए जो यहाँ पे हमारे काम आएंगे कि कैसे। देखो आप जो भी स्टंट था ये JNK को रीऑर्गेनाइज करना, JNK स्टेट था ये सब जानते हैं, फिर इसके 2 UTs बनाए गए, लद्दाख UT अलग बनाया, JNK को अलग बनाया, ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट ही था, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट पॉलिटिकली। बाकी जो रिलीजियस एस्पेक्ट है या कश्मीर का क्या रिश्ता रहा है अभी तक इंडिया के साथ या इसके आगे भी क्या चलेगा, तो वो एक अलग एंगल है, बट जो भी हुआ पॉलिटिकली हो गया। इट वाज नॉट सोशली, लोग चाहते नहीं थे ऐसा कुछ हो जाए यहाँ पे, लोग तो दूर की बात थे, यहाँ के लीडर्स भी नहीं चाहते थे। सो हाउ द लीडर्स वर फूल्ड हियर इन कश्मीर, चाहे वो NC हो, PDP था या जो भी बाकी अदर पार्टीज थी यहाँ पे JNK की, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया गया विद द टाइम जब से ABCD गवर्नमेंट आ गई फ्रॉम 2014। तो जो भी उनने पॉलिसीज़ तब से इंट्रोड्यूस की, कैसे उन्होंने 2014 से ही प्लानिंग शुरू की थी, क्योंकि जब पहली बार द करंट गवर्नमेंट जब 2014 में पहली बार पावर में आ गई थी, उनके मैनिफेस्टो में ही लिखा था कि कश्मीर से हम स्पेशल स्टेटस विड्रॉ करेंगे। इट वाज इन 2014, सो प्लानिंग तब से ही शुरू हो गई थी। एग्जीक्यूट बस 2019 में हो गया, वो बस वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब हमें मिलेगा, कब हम एंटर हो जाएंगे कश्मीर में पहली बार, और उसके साथ ही हमने वो सब किया एंड दैट मौका वॉज प्रोवाइडेड बाय PDP, ठीक है। तो अक्सर अभी भी लोग कश्मीरी किसी के पीछे भी चलते हैं, तो पर्सनली आई डोंट लाइक PDP बिकॉज थ्रू PDP इट वाज ऑल प्लान्ड हियर। अगर उन्होंने BJP को रास्ता नहीं दिखाया होता यहाँ का तो शायद पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और कहीं किसी हद तक जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका भी इसमें हाथ है, जैसे NC की बात अगर हम करेंगे, बिकॉज जब खुद में ही आपस में देखो, तीसरा इंसान तब आप पे ओवर पावर कर सकता है जब अंदर वाले 2 आपस में लड़ रहे होते हैं। वो घर भी हमेशा कमज़ोरी रहता है, जब खुद अपने मेंबर्स लड़ रहे होते हैं तो बाहर वाले फिर इंटरफेयर करना शुरू करते, तो वो तभी इंटरफेयर करते हैं जब उनको दिखता है कि ये घर कमज़ोर है। तो वैसे ही कश्मीर के साथ हो गया, जब उनको दिखा कि NC PDP आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका था, वो एंटर हो गए कश्मीर में। एंड एंट्री के बाद फिर उन्होंने क्या क्या किया ये सब हम जानते हैं, क्योंकि एवरीवन वाज मैच्योर एट दैट इन 2019, सो एवरीवन वाज अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ JNK, क्लियर है। बट बिफोर दिस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट आवर स्टेट, ठीक है, दैट इज JNK स्टेट। पूरी इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हम पहले क्या थे, हम आज़ादी के दौरान जब इंडिया आज़ाद हो गया ब्रिटिश से, तो उस टाइम पे क्या हुआ हमारे साथ, पाकिस्तान का इसमें रोल कैसे आ गया, कैसे पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर बन गया कश्मीर के लिए, और फिर कैसे हमारी पॉलिटिक्स चलती गई, ठीक है। तो राइट फ्रॉम आई विल गो इनटू द मॉडर्न हिस्ट्री। सबने पढ़ा है ऑलमोस्ट? कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा? बस 2, बाकी सबने पढ़ा है? 3, आपने पढ़ा? खुद पढ़ा है तो मतलब पता होगी आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में हम जब देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश आया था रूल करने के लिए, कब से आए थे ब्रिटिश यहाँ पे? ब्रिटिश कब से थे हिंदुस्तान में? 16th सेंचुरी से। 1600? कम से कम टाइमलाइन का लिहाज करो जो मैंने दिया है आपको। 1606 पहले आए थे, हाँ। 1616 को ये देखो वो बाहर से पड़े हुए हैं। क्या होना चाहिए आपके साथ अब? 1606 में पहली बार आए थे, बट फिर वापस भेजे गए ड्यू टू दी जो यहाँ मुगल गवर्नर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द किंग हु वाज जहांगीर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो वापस भेजे गए थे। लेकिन 1616 में वापस आ गए, वो एक डिफरेंट प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया उन्होंने, फिर वो अच्छे से सेटल हो गए इंडिया में 1616 में, ठीक है। 1857 तक बहुत सारे जुल्म हो गए हिंदुस्तानियों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही थी। तो 1857 में रिवोल्ट हो गया, फेमसली टर्म्ड एज रिवोल्ट ऑफ 1857, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली ब्रिटिश यहाँ पे रूल करती है 1857 के बाद। राइट फ्रॉम 1858 जो क्राउन रूल शुरू होता है, डायरेक्टली ब्रिटिश रूल करती है। लेकिन तब तक क्या थी? इट वाज अ कंपनी विच वाज एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ ट्रेड इन इंडिया। तो ट्रेड के बहाने उनने कब्जा कर लिया इंडिया पे। और उनने भी कैसे कब्जा किया हिंदुस्तान पे? बात फिर से वही थी, अंदर के लोग आपस में कमजोर थे। कमजोर क्यों थे? वो आपस में लड़ रहे थे। और उनके रीजंस क्या थे कि वो आपस में क्यों लड़ रहे थे? बिकॉज ऑफ कास्ट, वही था ना, वर्ना, ब्राह्मण्स, शूद्रास, दलित्स, इनके नाम पे।
लोग आपस में लड़ ही रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, तभी जाके इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश की, उन्होंने यहाँ पे ओवर पावर किया था लोकल रूलर्स को। तो फिर जब ज़्यादा जुल्म बढ़ गया, पहली बार जब हिंदुस्तान के लोगों में हिम्मत आ गई रिटेलिएट करने की, वापस उस जुल्म के खिलाफ कुछ बोलने की, वो हो गया था 1857 में। उसी को हम फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। तो तब जब ब्रिटिश को लगा कि हिंदुस्तान के लोग जो है अब कहीं ना कहीं पे अवेयर हो रहे हैं मॉडर्न वैल्यूज़ से, फ्रीडम से, तो ये वापस और फिर से लड़ सकते हैं, एक और रिवोल्ट हो सकता है। तो इसीलिए उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया यहाँ पे, और खुद ब्रिटिश के अंडर आ गया हिंदुस्तान। तो राइट फ्रॉम 1857 से लेके 1947 तक, ठीक है, ब्रिटिश वॉज रूलिंग इन, डायरेक्ट ब्रिटिश वॉज रूलिंग इन इंडिया। ठीक है, अब ये भी हम जानते हैं कि इंडिया आज़ाद कब हो गया, 1947। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पे थी हिंदुस्तान में, ब्रिटिश के टाइम पे जो टेरिटरीज थी कंसिडर्ड इंडिया, टेरिटरीज कितने टाइप्स की थी? जो ब्रिटिश यहां पे रूल कर रहा था, कितने टाइप्स की थी? पहले तो ब्रॉडली दो थे। कौन कौन से थे? एक तो ब्रिटिश इंडिया, जिस पे डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहा था, लॉ वो बना रहे थे, यहां इंप्लीमेंट हो रहा था। लॉ क्या बनता था? यूके में, ब्रिटेन में, वहां कानून बनते थे, हिंदुस्तान में अप्लाई होते थे। दूसरे कौन से स्टेट्स थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। इनके साथ क्या था? इन पे डायरेक्ट रूल नहीं था प्रिंसली स्टेट्स पे, इन पे इनडायरेक्ट रूल था। यानी कि जो यहाँ के महाराजा हुआ करते थे, प्रिंसेस हुआ करते थे, वो करते थे इन प्रोविंसेस पे रूल, प्रिंसली स्टेट्स पे। ऐसा क्यों था? आपको क्या लगता है ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया? वो तो यहाँ भी ऐसे ही कर सकते थे ना, लोकल यहाँ के जो राजा थे उनको रख सकते थे, उन पे फिर ओवर पावर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, वो खुद देखते थे इन लोगों को। तो ऐसा क्यों था? मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आपने ऐसा सीखा कि इन पे डायरेक्टली रूल क्यों नहीं था? बताओ। और कोई रीजन बताओ। ये तो पढ़ा है ना आपने, दो टाइप ऑफ स्टेट्स थे। क्या जरूरत पड़ी ब्रिटिश को कि प्रिंसी स्टेट्स पे डायरेक्टली रूल नहीं करना था उनको? क्या ये इतने अच्छे थे ब्रिटिश लोग कि प्रिंसेस को यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रीट कर रहे थे, या इसमें ब्रिटिश का कोई अपना मतलब था? वो तो यहाँ से भी कर सकते थे ना, कौन सी बड़ी बात? इन पे तो डायरेक्ट रूल था। सोचो यहाँ के राजा को बोलते आप यहाँ रूल करो, हमें इतना टैक्स दे दो, तो वो तो वहां भी हो सकता था। इसमें भी ब्रिटिश का अपना ही मकसद था। मकसद क्या था? मान लो ये एक ब्रिटिश टेरिटरी थी जिस पे ब्रिटिश क्या डायरेक्ट रूल कर रहा था। ये साइड में रखते थे प्रिंसली स्टेट्स को, यहां से भी प्रिंसली स्टेट, यहां से भी प्रिंसली स्टेट, हर किसी साइड से कौन होते थे? तो बाहर से जब भी अटैक होगा पहले इन पे होगा। जब तक ये टैकल करेंगे दे विल गेट इनफ टाइम तैयार होने के लिए टू रिटेलिएट टू दैट अटैक। तो ये अपने मतलब के लिए ही चल रहा था सब कुछ। ब्रिटिश वॉज नॉट दैट गुड कि वो प्रिंसी स्टेट्स को ऐसे ही छोड़ के बैठे हैं कि आप खुद से ही रूल करो अपने एरियाज में। ठीक है, ये पॉलिसी थी ब्रिटिश की कि कैसे अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इन मॉडर्न स्टेट्स कॉल्ड एज। ठीक है, सो इट वॉज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश एरियाज। तो प्रिंसी स्टेट्स जो यहाँ पे थे, इनका एक अलग रिश्ता था किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। ठीक है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? ये रिलेशन ऑफ पैरामाउंटसी। ये क्लॉज था ब्रिटिश का जो डिफाइन करता था रिलेशन बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। तो रिलेशन ऑफ पैरामाउंटसी, पैरामाउंटसी का मतलब क्या होता है कि ओवर पावर, जो हाईएस्ट रूलर है वो कौन है? ब्रिटिश। उनके नीचे रूलर कौन है? प्रिंसेस, जो इन प्रिंसली स्टेट्स पे रूल कर रहे थे। तो पैरामाउंट पावर कौन था? खुद ब्रिटिश। रिंग फेंस, रिंग फेंस,
रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, मतलब वही ना फेंस बनाया आपने, ठीक। हाँ, तो आई वाज सेइंग दैट जो इनका रिश्ता था किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, इट वाज रिलेशनशिप ऑफ पैरामाउंट। जहाँ पे पैरामाउंट होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर वाज ब्रिटिश, उसके नीचे फिर प्रिंसेस थे जो रूल कर रहे थे इनडायरेक्टली कहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स में, क्लियर है। लेकिन जब इंडिया ने रिटेलिएट किया, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई, राइट फ्रॉम 1885 जब से फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया था, कांग्रेस के बनने से ही फिर लोगों में नेशनलिज्म राइज हो गया, लोगों के दिमाग में आ गया कि एक मुल्क होती है, कोई मुल्क होता है, कोई चीज़ अपने मुल्क के लिए लड़ना है, ये बाहर वाले लोग हैं ब्रिटिश, इनको यहाँ से बाहर निकालना है। तो उस चक्कर में सारा जो आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द नेशनल स्ट्रगल ऑन दी, मेजरली इट्स बेस्ड ऑन नेशनल स्ट्रगल। कैसे कैसे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जाग गया इंडिया में, लोगों ने कैसे ब्रिटिश के साथ यू कैन से दैट रिटेलिएट किया उनको जो जुल्म कर रहे थे हिंदुस्तान पे, और कैसे एंड पे ब्रिटिश को निकाला गया यहाँ से। सो दैट ऑल हैपेंड अप टू 1947। लेकिन 1947 तक आपको शायद अगर पॉलिटी का कुछ याद हो, हमने एक कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा था। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, अब देखो लास्ट में ब्रिटिश जब यहाँ से निकल रही थी, वो हिंदुस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, उनको खुद ही प्लान बना के देना था कि हिंदुस्तान आगे कैसे रहेगा अब। तो उन्होंने इसीलिए एक प्लान बनाया था कैबिनेट मिशन प्लान, जिन्होंने ब्रिटिश ने। तो उस प्लान के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को 3 स्टेट्स में बांटा था, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। कौन कौन से, टाइप ए था, बी एंड सी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। जो नया आपको समझ आ रहा है, जब ब्रिटिश यहाँ से निकलने वाला था तो उन्होंने प्लान बनाया हिंदुस्तान के लिए। उस प्लान के मुताबिक उन्होंने जो इंडियन स्टेट्स थे इनको 3 अलग हिस्सों में बांटा। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसकी, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ये 3 हिस्से क्या थे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। ये कैटेगरी ए था, ये वो एरियाज थे जहां से हिंदू मेजॉरिटी लोग रहने थे, जहां से हिंदू मेजॉरिटी होती। कैटेगरी बी क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी, और कैटेगरी सी ये भी थी मुस्लिम मेजॉरिटी। यही बताया मैंने, कैबिनेट मिशन प्लान में यही था। और ये क्यों था, देखो जब लड़ रहे थे लोग हिंदुस्तान के ब्रिटिश के खिलाफ, तो यहाँ पे 2 मेन पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज। एक तो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। तो दोनों के डिमांड्स थे, वो चाहते थे ब्रिटिश यहाँ से निकले, लेकिन उनके कुछ डिमांड्स थे, क्या करके निकलेंगे यहाँ से। वो मुस्लिम लीग चाहता था अलग से पाकिस्तान। उन्होंने 1940 से ही, 47 में आज़ाद हो गया हिंदुस्तान, लेकिन 1940 से ही मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग फॉर सेपरेट पाकिस्तान। तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था किसने, ब्रिटिश ने। इसीलिए ये जो 2 स्टेट्स है, 2 कैटेगरी के स्टेट्स, ये कौन से रखे गए, मुस्लिम मेजॉरिटी, ताकि मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाई हो जाए। और उसी कैबिनेट मिशन प्लान में क्या बताया था कि इंडिया बनाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें हिंदुस्तान अपना आइन लिखेगा। वो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ कि आइन कैसे लिखा गया, कितने टाइम में लिखा गया, आइन में क्या क्या था। वी हैव यू कैन से दैट बीन थ्रू दीज थिंग्स इन द पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। लेकिन जब आइन बनाने की बात आई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई, उस टाइम पे जो ये स्टेट्स थे, जब यहाँ से ब्रिटिश निकलने वाला था, इन स्टेट्स के साथ क्या हो गया, प्रिंसी स्टेट्स के साथ इनको चॉइस दी थी किसने, ब्रिटिश ने। चॉइसेस 3 थी इनके पास, कौन कौन से, प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 चॉइसेस रखी गई, या तो आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओगे, या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओगे, या तो आप इंडिपेंडेंट रहोगे। उस टाइम पे जितने भी मोर देन 600 प्लस कुछ स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, सब ने असर्ट किया कि हम रहेंगे इंडिपेंडेंट। ना तो उन्हें हिंदुस्तान चुना था, ना तो पाकिस्तान, दे असर्टेड फॉर इंडिपेंडेंस। अब खुद सोचो, हिंदुस्तान में इतने स्टेट्स बनते, 600 से ज्यादा स्टेट्स, तो स्टेबल, ये तो आज स्टेबल नहीं है। जब कुछ ही 28 स्टेट्स है, यहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान में है, हर किसी साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से नक्सलवादी, वेस्टर्न साइड से खालिस्तान, साउदर्न लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ रहे हैं। आजकल बहुत रील्स आ रही है, मराठी में बोलो, देख रहे हो ना आजकल इंस्टाग्राम पे, मराठी में बोलो, बहुत कुछ वायरल हो रहा है ऐसा। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। ऊपर तो हम जानते हैं कश्मीर इशू चल रहा है। तो अब देखो, ऑन द ऑल 4 साइड्स इंडिया इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो अब सोचो, अगर यहाँ पे प्रिंसी स्टेट्स वैसे ही रहते इंडिपेंडेंट, तो ये कितना डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे। ये तो ऐसे हाल है जब स्टेट्स है यहाँ पे। तो उस टाइम पे इट वाज महात्मा गांधी जो उस टाइम पे चले गए ब्रिटिश के पास, और विद ब्रिटिश आई मीन जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे ब्रिटिश के, द पर्सन वाज माउंटबेटन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो उनके पास चले गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इनसे बोला था कि जो आपने ऑप्शंस दिए हैं प्रिंसली स्टेट्स को, इससे आप क्या बनाना चाहते हो हिंदुस्तान को, ठीक है। एंड माउंटबेटन वाज ऑफ द पर्सन, वो हिस्ट्री में वो यादगार इंसान रहना चाहते थे। बट महात्मा गांधी टोल्ड हिम, अगर आपने ऐसे कुछ चॉइसेस दिए तो आपको याद तो करेगी हिस्ट्री, लेकिन एक बैड लाइट में, यू विल नॉट बी रिमेंबर्ड इन अ गुड लाइट। कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा आगे हिस्ट्री के बाद, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो।
तो माउंटबेटन को लगा हाँ ठीक है, माउंटबेटन का असल में जो पर्सनल सेक्रेटरी बोलो या उस टाइम पे दीवान कहते थे उसको, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी वाज अ पर्सन जिनका नाम था वीपी मेनन। आई होप कि सुना हो आपने ये नाम मॉडर्न हिस्ट्री में। ये मान लो पर्सनल सेक्रेटरी थे किसके, माउंटबेटन के। तो वीपी मेनन ने भी उसको समझाया, कहा गांधी सही कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इंडिया तो बहुत पार्ट्स में रहेगा, फिर तो कभी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी हिंदुस्तान में। तब जाके माउंटबेटन ने वीपी मेनन से कहा कि सब प्रिंसी स्टेट्स को जो है इनके प्रिंसेस को बुलाओ। तो हो गया रॉयल दरबार। रॉयल दरबार मतलब कि जब जहाँ पे सारे प्रिंसेस आके मिले और वहाँ पे एक मीटिंग होनी थी, ठीक है। आप कुछ लिखोगे नहीं, इट्स जस्ट अ स्टोरी पार्ट फॉर यू, ताकि आपका एक बैकग्राउंड बने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हुआ क्या है, ठीक है। आप ये जो शॉपकीपर से सुनते हुए कहानियाँ या डिफरेंट जगहों पे सुनते हुए कहानियाँ, इट्स एक्चुअली रॉन्ग स्टोरी विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाई पीपल, बट एक्चुअल जो है वो आप यहाँ सीखोगे। सो डोंट राइट दिस अबाउट दिस एनीथिंग। मैं आपको जितना लिखाना है मैं खुद लिखाऊंगा। आई विल डिक्टेट एवरी पार्ट वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी जो स्टोरी पार्ट है, ये लेक्चर्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आपके ऐप पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप जितनी बार मर्जी हो देख सकते हो। फिर अगर आपको पर्सनली लिखना है घर पे, ये कहानी लिखनी है, तो लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, बट यहाँ पे सिर्फ आप सुनोगे तब तक जब तक मैं बता रहा हूँ। आई विल मेंशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब लिखने की बारी आएगी, ठीक है। सर्वर सिंह की माउंटबेटन ने क्या किया, बुलवाया इसने रॉयल दरबार, जहाँ पे सब प्रिंसेस आ गए। जब सब प्रिंसेस आ गए तो माउंटबेटन जब उनसे डिस्कस करने लग गए तो उसने इनको समझाया, अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे, कल को जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, ये जाहिर सी बात है वो आपसे पावरफुल होंगे, या तो आप पे अटैक करेगा हिंदुस्तान या तो पाकिस्तान करेगा। तो उस टाइम पे आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपको मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा उस स्टेट के साथ। इससे बेहतर ये है कि अभी आप कोई साइड चुन लो। उसने ये नहीं कहा कि आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, वो बस उनको एडवाइस कर रहा था कि इट्स बेटर टू चूज इंडिया और पाकिस्तान। और साथ में ये भी बोला, देखो माउंटबेटन को हिंदुस्तान में अच्छा क्यों मानते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री रिमेंबर्स माउंटबेटन एज अ गुड पर्सन। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे ये भी एडवाइस दी, फॉर माय एडवाइस आई सजेस्ट यू टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनेशन। मेजॉरिटी से बोला था। जो हिंदुस्तान, जो आजकल हिंदुस्तान का मैप आप देख रहे हो, क्योंकि 500 से ज्यादा प्रिंसी स्टेट्स तो इसी में थे हिंदुस्तान में। जो आजकल का मॉडर्न इंडिया मैप आप देखते हो, इसी में थे 500 से ज्यादा प्रिंसी स्टेट्स। तो इसने मेजॉरिटी से कहा कि मेरी सलाह ये है कि आप किसके साथ जुड़ो, हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के टेरिटरी के अंदर रह के अगर आप अलग स्टेट रहते हो तो हिंदुस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है आप पे कल अटैक करना, वो आराम से आपको हड़प सकते हैं। तो उस टाइम पे प्रिंसेस ने समझा, कहा बात तो सही कह रहा है। तो मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी क्या, कुछ 600 प्लस प्रिंसेस ने डिसाइड किया हमें किसके साथ जाना है। तो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ। और कुछ प्रिंसी स्टेट्स थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उनकी एरिया में आते थे। जो हमारा मैप है एक्चुअली इंडिया एंड पाकिस्तान का, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान का, जो यहां से थे एरियाज, वो नेचुरल सी बात थी, इनकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ थी, वो इसी में रह गए। और जो यहां थे सारे, वो किस में जुड़ गए, हिंदुस्तान। लेकिन 6 स्टेट्स ऐसे थे जिनने अभी भी नहीं माना। 3 स्टेट्स या 6 स्टेट्स वे देयर, ठीक है, जो नहीं मान रहे थे किसी के साथ भी जाना। वो अभी भी असर्ट क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये 6 स्टेट्स अलग अलग जो थे, आज़ादी तक 1947, ये उससे पहले चल रहा था। ये कहानी जो चल रही है, अभी आज़ाद हिंदुस्तान नहीं हुआ था, ये 1947 की ही कहानी है। लेकिन अभी 15 अगस्त नहीं आया था, 15 अगस्त से पहले हो रहा था ये सब। तो 6 में से 3 ऐसे थे जो आज़ादी से पहले ही जुड़ गए। उनको जोड़ा किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अक्सर आप हिस्ट्री में सुनते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज़ द ग्रेटेस्ट रोल इन इंडियन हिस्ट्री या इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टेट्स को जोड़ने में, जो एक्चुअली उतना भी सच नहीं है। अगर मेन रोल है तो माउंटबेटन का है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे थे जहां पे सरदार पटेल ने अपना रोल प्ले किया है। तो कहां 600 प्लस प्रिंसी स्टेट्स थे और कहां 6 स्टेट्स में बस रोल प्ले किया है। अब यह है कि पीपल यूज टू ग्लोरीफाई देयर पर्सनालिटीज, ठीक है ना। तो 3 स्टेट्स 6 में से थे जो आजादी से पहले 15 अगस्त से पहले जुड़ गए, किसमें, इंडिया में। तो एंड पे बचे फिर 3, आजादी भी हो गई, 15 अगस्त भी आ गया 1947, 15 अगस्त भी पास हो गया। 3 स्टेट्स अभी भी थे जो अभी भी किसी के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे। कौन से थे, ये 3 स्टेट्स थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर।
ये रहा कश्मीर, जो ये वाला पार्ट था इट वॉज जूनागढ़, और यहां बीच में हैदराबाद। ये 3 एरियाज थे who were not accepting any of the dominant, चाहे वो इंडिया था या पाकिस्तान, वो अभी भी असर्ट कर रहे थे we want to be independent। अब आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने क्या किया ऐसा कि ये 3 स्टेट्स को जुड़ना पड़ा किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि आज जो है आजकल का इंडिया तीनों किसके साथ है, हिंदुस्तान के साथ। तो व्हाट हैपेंड विद, आई विल मेंशन द स्टोरी ऑफ द 3 स्टेट्स, उसके बाद लास्ट में मैं कश्मीर पे चला जाऊंगा जो हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हमें ये देखना कि कश्मीर इशू शुरू हुआ कैसे और कहाँ से आया इशू, कैसे राइज हो गया ये, कैसे यूएन में चला गया, कैसे लड़ रहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान तब से ऑन द बेस ऑफ कश्मीर, कितनी जंगें हो गई अभी तक, ठीक है। अभी रिसेंटली एक हो गई थी, उसको जंग वैसे बोलता नहीं हूँ मैं, इट वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट फिर से, ठीक है। तो ये यहाँ से कर रहे हो, वहाँ से कर रहे हो, वो वहाँ पे हीरो, ये यहाँ पे हीरो, बात कर, तो यही सब चलता जाएगा, ठीक है। फिलहाल आई विल टेक दी जूनागढ़। जूनागढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ गुजरात, जो मॉडर्न स्टेट गुजरात है। जूनागढ़ एक ऐसा स्टेट था जहाँ की पॉपुलेशन वॉज द हिंदू पॉपुलेशन, मेजॉरिटी। जैसे कश्मीर है, कश्मीर उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, लेकिन रूलर कौन था, डोगरा, हरी सिंह, ठीक है। तो हिंदू रूलर जो, लेकिन पॉपुलेशन थी वो क्या थी, मुस्लिम। लेकिन जूनागढ़ में उल्टा था उसका, ठीक है, रूलर वॉज मुस्लिम, पॉपुलेशन वॉज द हिंदू पॉपुलेशन। कश्मीर बिल्कुल अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आना था। इनफैक्ट सरदार पटेल को भी लगता था कि कश्मीर विल गो टू पाकिस्तान, उसने सोचा भी नहीं था ऐसा। लेकिन व्हाट हैपेंड, ठीक है, जूनागढ़ की अगर मैं बात करूं, जूनागढ़ में रूलर वॉज नवाब मोहब्बत खान III। ही वॉज द रूलर ऑफ जूनागढ़ या प्रिंस ऑफ जूनागढ़, ठीक है। लेकिन जो इनकी पॉपुलेशन थी दैट वाज हिंदू, मेजर 90% ऑफ लोग कौन थे, इट वाज द हिंदू पॉपुलेशन। तो व्हाट हैपेंड ऑन द 15th of August 1947, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, इस पर्सन ने डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर गोइंग टू एक्सीड टू पाकिस्तान। ही डिक्लेयर्ड, एक्चुअली इसने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रिंसेस थे ना, ज़्यादातर ये दे वर बिजी इन लग्जरियस लाइफस्टाइल, अपने ऐशो अयाशी करते थे, और थे भी ऐसे ही, दे यूज्ड टू हैव वाइन एंड ऑल अदर थिंग्स। मुस्लिम्स होने के बावजूद भी दे यूज्ड टू डू दीज थिंग्स। इनफैक्ट ही वाज सच अ लग्जरियस पर्सन, इसने तब 2 कुत्तों की शादी करवाई, ठीक है। एंड जो उस टाइम पे थी, जहारा वॉज द फेवरेट, ठीक है, फीमेल डॉग ऑफ दिस पर्सन, इसने तब उसकी शादी करवाई, वो भी 2 करोड़ रुपए स्पेंड करके, 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो आज के 2 करोड़ है, इसने तब स्पेंड किए ऑन द मैरिज ऑफ द डॉग्स। तो सच वॉज हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल। तो ज़्यादा ये गवर्नेंस में थे नहीं, मतलब ये ज़्यादा अफेयर्स देखते नहीं थे स्टेट के। तो इनका भी था एक दीवान मतलब जो इनके, जैसे बोलते ना कि दिस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे ही जैसे ये थे रूलर, तो इनका एक दीवान था। उस टाइम पे जो रूलर के नीचे होता था नेक्स्ट अथॉरिटी, जैसे बादशाह और वजीर कहते हैं, तो वो कौन था, इट वॉज द पर्सन वॉज नेम्ड एज शाहनवाज भुट्टो। कुछ रिलेट हो गया इस नाम से, कौन, ये उनके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो के, शाहनवाज भुट्टो। दे वर एक्चुअली फ्रॉम द जूनागढ़ स्टेट। फिर जाके पाकिस्तान गए, फिर वहाँ पे रूलर्स बने। तो वो आप वही लीनिएज देख रहे हो जो आप बेनज़ीर भुट्टो देख रहे हो। आजकल कौन है उनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी है। तो ये सब यही, हाँ, बिलावल भुट्टो, ये सब इसी लीनिएज के हैं। तो इनके जो ग्रैंडफादर थे, इट वाज एक्चुअली दीवान ऑफ द प्रिंस ऑफ जूनागढ़। ये कंट्रोल कर रहे थे जूनागढ़ को, क्योंकि वो तो लग्जरियस लाइफस्टाइल में थे, वो बस ऐशो अयाशी चल रही थी उनकी। तो इसने डिक्लेयर कर दिया 15 अगस्त को, जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान, कि जूनागढ़ किसके साथ मिलेगा, पाकिस्तान के साथ। अब समझ गए। तो उस टाइम पे पाकिस्तान जो सरहद तो बन चुकी थी अब, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे सरदार पटेल वॉज शॉक्ड, क्योंकि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान विल एक्सेप्ट जूनागढ़। क्योंकि अगर हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे कौन रहते थे, हिंदू, तो उसको लगा पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ही पाकिस्तान एक्सेप्ट किया, उस दिन पटेल ने कसम खाई कि अब मुझसे कोई कश्मीर लेके दिखाएगा,
ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन दिस इंसिडेंट जूनागढ़। तो वो फिर ईगो प्रॉब्लम बन गई कश्मीर। ईगो प्रॉब्लम वो आज भी है, इट्स द एक्चुअल ईगो प्रॉब्लम, बिकॉज जो कॉमन पॉपुलेशन दोनों साइड से दे आर सफरिंग। इट्स जस्ट द ईगो प्रॉब्लम ऑफ लीडर्स जो नेशनलिज्म पुट करते हैं लोगों में, लोगों को इतना वो यू कैन से दैट जज्बाती करते हैं मुल्क के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे, कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। मिल क्या रहा है किसी को? कुछ नहीं मिल रहा है। जो वहाँ दिल्ली में बैठे कमेंट कर रहे हैं, अभी इतना कुछ चल रहा था, या टीवी चैनल पे बैठे कमेंट कर रहे हैं, व्हाट विल दे गेट? इट्स जस्ट द ईगो ऑफ द पीपल। अगर कुछ लिया गया कश्मीर से तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, इंडिया का ईगो हर्ट हो जाएगा। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। सो इट ऑल स्टार्टेड विद दिस स्टेट। द स्टेट वाज जूनागढ़। जब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था किसका, दिस जूनागढ़ का एक्सेशन हुआ नहीं था, बस उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन जो ही ऐसा हो गया, जो लोकल पॉपुलेशन यहाँ पे थी जूनागढ़ में, उनने वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जैसे कश्मीर में होता था, लोग उठते थे, फिर स्टोन बिल्डिंग या डिफरेंट इवेंट्स होते थे। तो जूनागढ़ के लोकल पॉपुलेशन ने भी क्या किया, उनने दे जस्ट वेंट फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलर। जब ऐसा हो गया तो ये तो भाग गए। ही वॉज द पर्सन, ही फ्लेड टू पाकिस्तान। इनफैक्ट इसने सब अपने जो ही वॉज हैविंग 2000 डॉग्स, सब कुत्तों को लेकर पाकिस्तान चला गया। बीवी अपनी यहीं पे छोड़ी थी इसने। सच वॉज हिज फॉन्डनेस विद डॉग्स, तो वो उसको भूल गया है। तो फिर कौन बचे पीछे? दीवान शाहनवाज भुट्टो। सो ही वॉज हियर इन इंडिया। जब उसको लगा कि कुछ होगा नहीं, इंडिया ओवर पावर करेगा, इट वॉज एक्चुअली दिस पर्सन शाहनवाज भुट्टो जिसने फिर एक्सेप्ट किया एक्सेशन टुवर्ड्स इंडिया। मतलब कि वो किसके साथ जुड़ेंगे अब? इंडिया के साथ। और प्रिंसली स्टेट्स के पास जो चॉइस थी कि जिसके साथ भी आप एक्सीड कर रहे हो, अगर आप पाकिस्तान के साथ जा रहे हो तो कुछ कंडीशंस थी, हिंदुस्तान के साथ जा रहे हो वहां भी वही कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी? जो भी प्रिंसली स्टेट जिसके साथ भी ज्वाइन कर रहा है, उनके साथ क्या होगा, 3 चीज इनको सरेंडर करनी है। ये 3 चीजें क्या क्या थी? फर्स्ट वॉज कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि जो भी प्रिंसली स्टेट किसी के साथ जुड़ रहा था, चाहे वो पाकिस्तान था या हिंदुस्तान था, तो उनको ये 3 चीजें सरेंडर करनी होती थी। यानी कि ये चलाएगा, अगर कोई पाकिस्तान के साथ जा रहा है तो पाकिस्तान के हाथ में ये 3 रहेंगे, बाकी सब अफेयर्स रहेंगे स्टेट के पास। ऐसे ही जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ रहा था तो यही क्लॉज था कि ये 3 चीजें आपको क्या करना है, सरेंडर करने टुवर्ड्स द इंडियन डोमिनेंस। तो जूनागढ़ ने फिर जब उसके पास कोई चॉइस बची नहीं, सो इन फरवरी 1948 इस टाइम पे एक्सीड किया जूनागढ़ ने किसके साथ? इंडिया के साथ। लेकिन हुआ कैसे एक्चुअली? शाहनवाज भुट्टो जब वहां पे थे तो उसने एक ऑफर रखा कि हम जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करते हैं। इंडिया को पता थी कि मेजॉरिटी कौन है, हिंदू है, तो वो तो किसके साथ रहेंगे? इंडिया के साथ। प्लेबिसाइट हो गया, वहां पे वोटिंग होगी। प्लेबिसाइट इज अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या? जहां पे हम डायरेक्ट वोट करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो उसका एक टूल है कौन? प्लेबिसाइट। जैसे कश्मीर के साथ भी वादा किया गया था प्लेबिसाइट का, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे हो गया और मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के साथ में चले गए हिंदुस्तान के हक में। तो दैट इज हाउ जूनागढ़ एक्सीडेड टू इंडिया, ठीक है। दैट वाज स्टोरी फॉर जूनागढ़, हाउ इट एक्सीडेड टू इंडिया। सेकंड स्टेट कौन सा था?